नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग होली की त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और खूब ढेर सारे पकवान भी खाए होंगे। तो आइए बिना देरी किए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक पिछले टॉपिक का अगला भाग है। पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो जलवायु वाला पोर्शन रह गया था, इस वजह से जलवायु का पोर्शन आज लेके आया हूँ और साथ ही साथ कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित जुड़े हुए प्रदेश और देशों के जो तथ्य हैं जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना होती है एग्जाम में, उनको हमने यहाँ रखने का कोशिश किया है। तो आइए आज जलवायु के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है, जिससे उपोष्ण जलवायु कहते हैं। उपोष्ण जलवायु का अर्थ है कि अगर गर्मी का मौसम है तो खूब गर्मी पड़ेगी और सर्दी का मौसम है तो खूब सर्दी पड़ेगी। यानी गर्मी में तापमान उच्च और सर्दी में तापमान काफ़ी नीचे चला जाता है। तो ऐसे जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहते हैं। और यहाँ मानसूनी पवनों से काफ़ी वर्षा होती है, इस वजह से इसे उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ठीक है। अगर जलवायु को बांटा जाए, उत्तर प्रदेश की जलवायु को, तो 3 ऋतुओं में बांटा जा सकता है। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु क्या है? कौन सा है? मार्च या अप्रैल से लगाए मई जून तक की जो ऋतु होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है। वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक। ये हमारी 3 ऋतुएं हैं। मुख्य रूप से ये 3 ऋतुएं पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। अगर अलग अलग ऋतुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाए तो पता चलता है कि ग्रीष्म ऋतु जून में, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी हमारा सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, यानी जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो क्योंकि हमारा भारत किस में लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यहाँ टेम्परेचर जून तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे उच्चतम तापमान वाला महीना कौन सा है? तो जून है। इसी समय मई जून के समय में लू जैसी स्थानीय पवनें चलती हैं, जिनका नाम लू रखा गया है भारत में। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, जो राजस्थान के एरिया से उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए आगे की तरफ चलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो समुद्री जलधाराएं होती हैं और समुद्र की तरफ से जो पवनें आती हैं वो भी लू के साथ मिल जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश वाले एरिया में धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं और समझिए कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसे लू नाम दिया जाता है। यह एक स्थानीय पवन है। अगर औसत तापमान की बात करें, अधिकतम औसत तापमान की उत्तर प्रदेश में, तो 36 डिग्री से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत की बात हो रही है। अधिकतम तो देखा जाए तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। कहाँ पर? बाना एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो अधिकतम है। लेकिन यहाँ क्या है? औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इन दोनों का तापांतर की बात करें तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इस समय ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। जो भी वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है, या फिर चक्रवातों के द्वारा, जो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनके द्वारा थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। इस वजह से वर्षा बहुत कम होती है। गर्मी के समय अगर देखा जाए तो अधिकतम तापमान वाले क्षेत्र और जिले कौन कौन से हैं? आगरा और झांसी है, जहाँ अधिकतम गर्मी पड़ती है। और न्यूनतम गर्मी वाला क्षेत्र कौन है? बरेली है। अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में जितनी वर्षा होती है, अगर 100% वर्षा होती है, 100% वर्षा, तो उसका 83% वर्षा ऋतु से होती है। बाकी जो है अन्य मौसम में हो जाती हैं। बाकी 70% वर्षा या तो ग्रीष्म ऋतु में होगी या शीत ऋतु में होगी। इन दोनों को मिला के 70% वर्षा होती है। 83% वर्षा केवल वर्षा ऋतु से होती है। और ये जुलाई से सितंबर तक वर्षा होती है। अधिकतम तापमान की बात करें, औसत अधिकतम तापमान, तो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड।
और न्यूनतम औसत तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और तापांतर की बात करें तो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर होता है। अगर अधिकतम वर्षा की बात करें किस क्षेत्र में होता है तो गोरखपुर में होता है अधिकतम वर्षा 184 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या होती है कि जो मानसूनी पवनें आती हैं बंगाल की खाड़ी से क्रॉस करते हुए और पश्चिम बंगाल बिहार होते हुए जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, इन वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो हमारे पूर्वी यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और पूर्वी यूपी में भी देखा जाए तो गोरखपुर वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 184 सेंटीमीटर, और सबसे लंबे दिन तक वर्षा होती है 56 दिन तक। लेकिन अगर वही न्यूनतम वर्षा की बात करें कहाँ होती है तो जैसे जैसे पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बारिश होती जाएगी और बादल में जो मॉइस्चर होती है वो कम होती जाएगी। इस वजह से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे पश्चिमी यूपी की तरफ आएंगे तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा सबसे कम होती है। और देखा जाए तो जब मानसून पूर्वी यूपी में प्रवेश करता है तो कुछ मानसून की कुछ धाराएं पश्चिम की तरफ निकल जाती हैं, कुछ धाराएं हिमालय की तरफ चली जाती है, उत्तर की तरफ, और हिमालय से टकरा के जो तराई वाली क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर वर्षा करती हैं। इस वजह से गोरखपुर वाले क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटेगी, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा घटेगी। इस वजह से मथुरा वाला क्षेत्र जो है यहाँ सबसे कम वर्षा होती है 54 सेंटीमीटर, और पश्चिमी यूपी में अगर देखा जाए तो वर्षा की अवधि होती है लगभग 32 दिन की होती है। इस वजह से इधर वर्षा की अवधि भी कम है, वर्षा की मात्रा भी कम है। इधर वर्षा की अवधि ज़्यादा है, वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा वर्षा तराई बेल्ट में होती है, उससे कम मध्य मैदान में होती है, और सबसे कम जो हमारा कौन सा एरिया ये पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा, पश्चिम में सबसे कम वर्षा, और पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा घटते जाती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा की मात्रा घटते जाती है। तापमान की बात करें तो पूरब में तापमान कम होता है, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा, ठीक है। और उत्तर से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा, उत्तर में तापमान कम होगा, दक्षिण में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर देखा जाए क्यों ज़्यादा होगा टेम्परेचर, क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक है, कर्क रेखा पर ही हमारा सन चमकता रहता है। तो ये इसके नज़दीक होने की वजह से क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर इस वाले एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाता है। शीत ऋतु, और अगर शीत ऋतु की बात करें तो ये नवंबर से फरवरी के बीच तक होता है। सबसे ठंडा महीने की बात करें तो वो जनवरी है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर सबसे कम होता है। और जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। और यही कारण है कि ये वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा उत्तर पश्चिम का यूपी वाला क्षेत्र है, ये वाला, इधर टेम्परेचर बहुत कम होता है, इधर तापमान बहुत कम होता है, क्योंकि ये हिमालय की बर्फीली हवाओं के करीब में होता है और पछुआ विक्षोभ चलता है, उसकी वजह से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर होता है। इस वजह से ये वाला क्षेत्र सबसे ठंडा होता है, ठीक है। और यहाँ पछुआ हवा, जो पछुआ विक्षोभ चलती है, पछुआ विक्षोभ क्या होती है, पछुआ विक्षोभ जो भूमध्य सागर से जो चक्रवाती हवाएं चलती हैं वो अपने साथ मानसूनी पवनों को लेकर चलती हैं। जो चक्रवाती हवाएं होती हैं अपने साथ मानसूनी पवनों और आर्द्रता को लेकर चलती है, जो ये भूमध्य सागर वाला एरिया है भारत, यहाँ पे। तो यहाँ से जब पछुआ विक्षोभ चलता है ये चक्रवात होती है, ठीक है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात इसको बोलते हैं। जब ये यहाँ से चलती है तो खूब ढेर सारी नमी को लेकर चलती है, और ये शीत ऋतु में चलती है। तो जब उत्तर में जो भारत का उत्तर वाला एरिया है, भारत का उत्तर वाला एरिया जब इसमें प्रवेश करती है ये हवाएं, तो यहाँ पर ठंड को बढ़ा देती है और बारिश भी करती है। तो ये पश्चिमी यूपी में पूरे यूपी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर के लगभग बारिश करती है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ज़्यादा बारिश होती है, मध्य में उससे कम होती है, और पूर्वी यूपी में पछुआ विक्षोभ की वजह से सबसे कम बारिश होती है। कहाँ पर, पूर्वी यूपी में, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ से आती हैं। तो पश्चिम की तरफ से आने की वजह से क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है, उसमें मॉइस्चर की मात्रा
जो उसमें आर्द्रता होती है वो कम होती जाती है और इसकी वजह से वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। इस वजह से यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा, इधर वर्षा की मात्रा कम। अगर और इसकी वजह से पछुआ विक्षोभ की वजह से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में ठंडियों के समय में। अगर औसत तापमान की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान कितना होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम कितना होता है 1303 डिग्री सेंटीग्रेड। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है औसत तापमान और न्यूनतम कितना होता है 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जलवायु से संबंधित जो फैक्ट हैं या जो तथ्य हैं जिनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे आइडिया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए सीमावर्ती प्रदेश और देश की बात किया जाए उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर प्रदेश की बात की जाए तो 8 प्रदेश हैं, 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, दोनों को मिला के 9 हो जाएंगे। 9 ऐसे प्रदेश हैं जो उत्तर प्रदेश के घेरे हुए हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं, 1 यूनियन टेरिटरी। देश की बात करें तो 1 नेपाल है। नेपाल ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है। अगर देखा जाए नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या तो 7 है। कौन कौन से जिले हैं? महाराजगंज है, उसके बाद सिद्धार्थनगर, अगर पूरब से पश्चिम भी चलें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलने पर क्रम वाइज हैं, ये क्रम वाइज हैं। और अगर हम उत्तराखंड से संबंधित जिलों की संख्या देखें जो साझा करते हैं बॉर्डर, ये 7 है। यहाँ पर भी 7 जिले साझा करते हैं, यहाँ पर भी 7 जिले साझा करते हैं। यहाँ पर बिहार से 6 जो बॉर्डर साझा करते हैं और मध्य प्रदेश से 11 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। राजस्थान से 2 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, हरियाणा से 6 जिले बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, दिल्ली से 2 जिले बॉर्डर साझा करते हैं और छत्तीसगढ़ से 1 जिला, झारखंड से 1 जिला, ठीक है, बॉर्डर साझा करते हैं। कौन? सोनभद्र। अब देखिए कि यहाँ पर 7 जिले हो गए जो नाम बता दिया मैं। यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो जिले साझा होते हैं कौन कौन सा है? अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें सहारनपुर है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये हो गए पश्चिम से पूर्व की तरफ जो उत्तराखंड से जिला साझा करते हैं। अगर देखा जाए दिल्ली से 2 हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और अगर हरियाणा से देखा जाए तो 6 जिले हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, फिर गाजियाबाद है, ठीक है, और अलीगढ़ है, मथुरा है। 6 जिले हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 जिले हैं जो हरियाणा से बॉर्डर साझा करते हैं। ये ऐसे है, ठीक है। और राजस्थान से 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश से तो 11 जिले हैं। मध्य प्रदेश से कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। कौन कौन? एक है आगरा, ठीक है, फिर ये सारे क्रम वाइज हैं। ये पश्चिम से पूरब की तरफ है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। अगर बिहार से देखा जाए तो बिहार से भी 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले? सोनभद्र है, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर, महाराजगंज, एक दक्षिण से उत्तर की तरफ, ठीक है। ये इतने जिले हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। अगर कहता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, जो बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है, जो हरियाणा से अपनी बॉर्डर साझा करता है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है, जो 3 राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है, हरियाणा से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अगर कहता है 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाली जिला कौन सी है? तो सहारनपुर। 4 राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है, ठीक है।
और अगर कहता है कि ऐसे ज़िले का नाम बताइए जो 3 तरफ से एक ही राज्य से घिरा हो, ठीक है, तो वो कौन सा है? ललितपुर है, जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से झांसी से घिरा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका। अगर कहता है कि सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाला ज़िला कौन सा है, तो सोनभद्र। सबसे कम वेटलैंड वाला ज़िला कौन सा है? एक हो जाएगा बागपत, दूसरा हाथरस। दोनों एक ही साथ उनका परसेंटेज देखा जाएगा तो लगभग बराबर होता है, 0.15 के लगभग होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए परसेंटेज वेटलैंड की तो 5 पॉइंट समथिंग है सोनभद्र में। तो सबसे ज़्यादा वेटलैंड एरिया कहाँ पे है? सोनभद्र में है। सबसे कम बागपत और शामली में। अगर कहता है कि सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा खीरी, लखीमपुर खीरी यहाँ पे है, लखीमपुर खीरी यहाँ पे है, फिर पीलीभीत यहाँ पे है और हरदोई यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ये पीलीभीत, ये हरदोई। तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सोनभद्र, तीसरे नंबर पर हरदोई। सबसे छोटा जिला की बात करता है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है यहाँ पर है गाजियाबाद, यहाँ पर हापुड़, ठीक है, ये गाजियाबाद, ये हापुड़। तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से हापुड़ है, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, ठीक है। अगर जनसंख्या के हिसाब से कहता है सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, ठीक है। तो आज का तो जो भी पढ़ाने का तथ्य था, जो फैक्ट या इंफॉर्मेशन थे, वो आज इतने ही थे। तो थैंक यू। बाकी कल या परसों में लेके आएंगे। और हमारी आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि इसकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि अगर मैं पढ़ाता जाऊंगा और आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूं और अपने समय में से कुछ समय निकाल के आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं। सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सो धन्यवाद, थैंक यू।